Hello friends, today I am going to discuss on dramatic monologue. It is a form of poetry. It is a kind of poetry. आज मैं आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग एकल नाटकीय कथन के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पहले मैंने एक वीडियो जो है द एपिक महाकाव्य के बारे में मैंने कल आपको बताया था। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ कैरेक्टर। जैसा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो प्रकृति है, द नेचर ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर। एकल नाटकीय कथन की जो अभिव्यक्ति है वो नाटक के उस एक पात्र द्वारा ही पूरी कहानी को बता दी जाती है। पूरी कहानी जो है विस्तृत से उसका वर्णन कर दिया जाता है। मतलब कि एकल नाटकीय कथन का जो क्या कहते हैं कैरेक्टर होता है वो पूरी कहानी को कह डालता है। जैसा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में तीन एटीट्यूड होते हैं। पहला होता है स्पीकर। जैसा कि आप लोग जो है माय लास्ट डचेस में मैंने आपको बताया था, स्पीकर होता है, और दूसरा होता है लिसेनर, और तीसरा होता है जो ड्रामा है। तो जो स्पीकर होता है यही पूरी कहानी को शुरू से लेकर के अंत तक पूरी बात बताता है। इसमें लिसेनर तो होता है, ऐसा मालूम होता है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा अनुभव तो होता है कि लिसेनर है, बट देयर इज नो परमिशन टू इंटरफेयर, देयर इज नो परमिशन टू स्पीक एनीथिंग एमंग द स्पीकिंग अबाउट द ड्रामा। मतलब कि ड्रामा को पूरा बताते समय जब स्पीकर इस बात को बोलता रहता है तो लिसेनर को कोई परमिशन नहीं होती है कि वो कुछ बोले। तो हमने जैसा आपको बताया कि इफ़ इट इज आस्क्ड, ये पूछा जाता है कि व्हाट इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, तो आप बताएंगे कि एकल नाटकीय कथन, इसका जो इसकी जो नेचर होती है वो होती है ड्रामेटिक मोनोलॉग इज ए पोएटिक कंपोजिशन पुट इनटू द माउथ ऑफ वन कैरेक्टर। मतलब कि एक ही नाटक के एक ही पात्र द्वारा पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक बताई जाती है। इट इज ए पोएम विच कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग एक्सपीरियंसेज एंड व्यूज ऑफ वन पोएटिक कैरेक्टर। इट इज आल्सो विच कंसिस्ट ऑफ द फीलिंग, मतलब इट इम्प्रेसेज और इट एक्सप्रेसेज द फीलिंग ऑफ द इटर्नल थॉट ऑफ द पोएट। इटर्नल थॉट ऑफ द पोएट मतलब कि आंतरिक भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। आंतरिक भावनाओं का जो आंतरिक जो कष्ट होता है, आंतरिक जो उसको उल्लास होता है, उसको कहता है। एक्सपीरियंस मतलब वो अपने अनुभव को बोलता है। एंड व्यूज ऑफ वन पोएटिक कैरेक्टर, और नाटक के एक ही पात्र का आंतरिक विचार होता है, उसके विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इन द ड्रामेटिक मोनोलॉग देयर इज नो एनी रेफरेंस ऑफ ए वर्ड आई। मतलब कहने का मतलब होता है इसमें आई और माई जो शब्द होते हैं वो कभी अपनी तरफ नहीं संकेत करता, मतलब वो कभी अपने आप के लिए प्रयोग नहीं करता है। इट रेफर्स टू द पोएटिक कैरेक्टर। मतलब आई और माई जो शब्द हैं, मतलब ये आई जो होता है और माई, ये जो नाटक का जो पात्र होता है वो अपने लिए इसको नहीं प्रयोग करता है। मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग की एक प्रकृति और होती है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक नेचर और होता है। इसमें द वर्ड आई एंड माई डज नॉट रेफर टू द पोएम। मतलब ये कवि के लिए, मतलब उसमें जो कवि होता है, मतलब वो जो उसको लिखता है, जो कहता है, उसके लिए आई शब्द का और माई शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि उसमें क्या होता है, इट रेफर्स टू द पोएटिक कैरेक्टर। मतलब वो पात्र के जो नाटक का जो पात्र होता है उसके लिए आई और माई का प्रयोग किया जाता है। स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द पोएम, जो कविता के मध्य बीच में, जो कविता के मध्य में जो खड़ा रहता है, जो कविता के मध्य में उपस्थित होकर के, खड़े होकर के उस पूरे कविता का, पूरे ड्रामा का वो क्या करते हैं, विस्तार पूर्वक सारांश को बताता है, विस्तार पूर्वक कथन को बताता है। ड्रामेटिक एलिमेंट इज मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, इमोशनल प्रेशर। इट इज सेड दैट ड्रामेटिक एलिमेंट, मतलब कि जो एकल नाटकीय कथन का जो तत्व होता है वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट होता है। मतलब उसमें मानसिक रूप से संघर्ष करने वाली बात, मतलब मानसिक संघर्ष की बात होती है। इमोशनल प्रेशर, भावात्मक दबाव होता है। मतलब उस एकल नाटक कथन में उसका जो तत्व देखा जाता है, उसका जो तत्व पाया जाता है वो क्या होता है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट करता है। मतलब कि मानसिक रूप से वो संघर्षरत रहता है, मतलब मानसिक संघर्षता का सूचक होता है, उसका जो तत्व होता है।
और दूसरे बिंदु पर है इमोशनल प्रेशर, भावात्मक दबाव होता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग, यह जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है इसमें ओनली वन स्पीकर, मतलब एक कथन करने वाला होता है। जैसा कि बताया गया कि जो स्पीकर होता है वो पोएट नहीं होता है, वो स्पीकर एक अलग पात्र होता है। स्पीकर इज ए सेपरेट कैरेक्टर ऑफ द ड्रामा, मतलब वो अलग एक नाटक का पात्र होता है। और उसमें जो दूसरे होते हैं, मतलब इसमें ये बताया गया जैसे इसमें 3 पात्र मान लीजिए ABC, तो ए जो होता है वही सर्वे सर्वा होता है, मतलब स्पीकर जो होता है वही सब कुछ होता है, ये सारी बातें जो है कहता है। और जो बी और सी होते हैं लिसेनर्स, और जो ड्रामा होता है मतलब कि अंडरलाइन जो ड्रामा होता है, ये केवल महसूस ऐसा होता है कि ये जो लिसेनर होते हैं वो सुनते हैं स्पीकर की बात को, मतलब कि जो कथन करने वाला होता है ड्रामे का, मतलब कि उस नाटक का कथन करने वाला होता है, उसकी बातों को सुनते हैं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसमें लिसेनर है, बट देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ लिसेनर्स, मतलब कि लिसेनर का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। लिसेनर बीच में आकर के किसी बात को रोक करके, किसी बात को सुन करके उसका जवाब या उसको आगे पीछे नहीं कर सकता। ड्रामा क्या होता है? ड्रामा के बारे में जैसा कि बताया गया, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, मतलब एक नाटकीय कथन होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मोनो मीन्स होता है सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल, और लॉग मीन्स होता है स्पीच, कथन, मतलब एक ये लॉन्ग स्पीच होता है। मतलब कि जो ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है एक लॉन्ग स्पीच होता है, इसको एक ही स्पीकर द्वारा पूरी कथा को कह दी जाती है, पूरे नाटक को कह दिया जाता है, उसका वर्णन कर दिया जाता है। लिसेनर किसी प्रकार से इंटरफेयर नहीं करता है, लेकिन देखने से ऐसा मालूम होता है, उसके भाव से ऐसा मालूम होता है कि लिसेनर उसमें है, वो सुन रहा है, लेकिन देयर इज नो राइट टू स्पीक एनीथिंग एमंग द ड्रामा, मतलब कि ड्रामा मतलब कि स्पीकर द्वारा बोले जा रहे, कहे जा रहे नाटक में किसी प्रकार से वो हस्तक्षेप नहीं करता है। तो हमने आपको ये बताया कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। तो आप जान गए होंगे कि ड्रामेटिक मोनोलॉग एक एकल नाटकीय कथन होता है, मतलब एक एकल नाटकीय का मतलब वो सिंगल स्पीकर होता है, वही सारी बातों को, सारे स्पीच को कहता है। तो इस प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज ए काइंड ऑफ पोएट्री, यही एक प्रकार का पद्य ही होता है, पोएट्री होती है। लेकिन फॉर्म्स ऑफ द पोएट्री में ये जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है इसका विशेष महत्व, जैसा कि आपको बताया गया, आप जानते भी हैं कि रॉबर्ट ब्राउनिंग जो है, आपके कोर्स में रॉबर्ट ब्राउनिंग हैं जिन्होंने माय लॉस्ट डचेज लिखा है, वो थोड़ा सा इनको महारत हासिल है ड्रामेटिक मोनोलॉग लिखने का। अब हम आते हैं हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग का इतिहास क्या है, मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, कहाँ से आया, कहाँ से इसका कॉन्सेप्ट आपके उसमें आया। इट इज ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब ये है प्राचीन यूनान काल की जो क्या कहते हैं वो थी ट्रेजेडी थी, प्राचीन यूनान काल की जो ट्रेजेडी थी उसमें जो है उससे ये मतलब कि उसका ये त्रास थी, मतलब प्राचीन काल की जो त्रासदी थी, प्राचीन काल की यूनान त्रासदी, प्राचीन काल एंशिएंट, प्राचीन काल की त्रासदी, मतलब ये है कि एकल नाटकी ये जो है वो प्राचीन यूनान त्रासदी से इसका पहला कॉन्सेप्ट आता है, प्राचीन यूनान त्रासदी। The first concept of the dramatic monologue originated in ancient Greek tragedy, मतलब कि प्राचीन यूनान त्रासदी जो हुई, मतलब उसमें जो है इसका पहला कॉन्सेप्ट आया। दूसरा कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में आया 1575 से 1625 के बीच में। और तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो एलिजाबेथन एज का, जैसा कि विलियम शेक्सपियर का नाम आता है। और इसके बाद आता है विक्टोरियन एज में जैसा कि रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है। तो इस प्रकार से हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग, मतलब कि ड्रामेटिक एकल नाटकीय कथन का जो इतिहास है वो यहीं से प्रारंभ होता है। पहला एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी,
दूसरा इन इंग्लैंड से मतलब कि 1575 से 1625, तीसरा एलिजाबेथन एज और चौथा है विक्टोरियन एज। तो इस प्रकार से ड्रामेटिक मोनोलॉग, द नेचर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द ओरिजिनेशन ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द थॉट ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग एंड द वर्ड आई एंड माई डज नॉट रेफर टू द पोएट। जैसा कि ये बताया गया कि आई और माई शब्द का प्रयोग इसमें कवि के तरफ संकेत करके नहीं किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग और हिस्ट्री ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग के बारे में मैंने बताया। अब थोड़ा सा मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग में एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब उस समय प्राचीन यूनान त्रासदी क्या है, उसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। सो एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, द थीम ऑफ द एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, वो एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी की थीम क्या है, जहाँ पर मतलब ड्रामेटिक मोनोलॉग को अपीयर जहाँ पर होता है। इसमें देखा जाता है सुप्रीम एग्जाम्पल कैन बी सीन इन सोफोकल ग्रीक ट्रेजेडी ओडिपस टेरानस। ओडिपस टेरानस नाम का एक ड्रामा है, वो ट्रेजेडी ड्रामा है। इट वॉज रिटेन बाई सोफोकल्स। सोफोकल्स जैसा कि आपको यूनान का एक क्या कहते हैं कि महान कवि है ट्रेजेडी, उसने ट्रेजेडी ग्रीक ट्रेजेडी मतलब यूनान त्रासदी का जो नाटककार है वो सोफोकल्स है। मतलब यूनान की जो त्रासदी हुई, यूनान में प्राचीन यूनान काल की जो त्रासदी हुई वो ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब उसमें जो एक प्रकार से परिवर्तन आया, उसमें एक प्रकार से जो भूचाल आया वहाँ के ट्रेजेडी मतलब वहाँ के साहित्य में, वो उस समय के एक जो ग्रीक ड्रामाटिस्ट हैं वो उन्होंने एक ड्रामा लिखा ओडिपस टेरानस, उसका नाम था ओडिपस टेरानस। उसमें क्या ट्रेजेडी होती है देखिए आप। ओडिपस इज द किंग ऑफ द थीब्स, मतलब ओडिपस जो था वो थीब्स नाम का जो स्टेट था, मतलब ये एक प्रकार का स्टेट है, रूलिंग प्लेस, वहाँ का एक राजा है, उसका नाम है क्या, ओडिपस। ही किल्स हिज ओन फादर। ये ओडिपस जो है ये ओडिपस जो है यहाँ का राजा है, थीब का राजा है। तो उसमें जो क्या कहते हैं वो उसका जो पुत्र है वो क्या करता है, लाइगस नामक जो उसका जो राजा है उसकी हत्या कर देता है। मतलब कि ये जो उसका पुत्र है ओडिपस का जो पुत्र है, ही किल्स हिज ओन फादर, वो अपने पिता की हत्या कर देता है। एंड मैरीज जोकास्ता वाज हिज मदर। मतलब द सोफोकल्स ग्रीक ट्रेजेडी जो जिसने ड्रामा लिखा उसमें ओडिपस टेरानस नाम का जो नाटक लिखा है, उसमें उसकी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो कॉन्सेप्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो उसमें ये देखा जाता है कि ओडिपस इज द किंग ऑफ थेबस। थेबस का एक राजा था, उसका नाम था ओडिपस। तो ओडिपस नाम के जो राजा थे उनका पुत्र ही अपने पिता की हत्या कर देता है। मतलब कि वो जो ओडिपस थे उनके पिता का नाम था लेवस, उसने लेवस की हत्या कर देता है। एंड मैरीज हिज मदर, और वो अपनी माता से ही शादी कर लेता है। एंड मैरीज जोकास्ता वाज हिज मदर, जोकास्ता उसकी माँ थी, वो उससे शादी कर लेता है। शी बियर्स हिज चिल्ड्रेन, एट लास्ट ही कम्स टू नो अबाउट हिज टेरिबल मिस्टेक, और अंतिम में उसको ये आभास होता है, उसको ये ज्ञात होता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल की है। मतलब वो ट्रेजेडी जो थी सोफोकल्स ग्रीक की जो ट्रेजेडी है उसमें यही दिखाया गया, उसकी जो थीम है, उसकी जो विषय वस्तु है, उस नाटक का जो सारांश है, नाटक की जो विषय वस्तु वो वही है कि वह अपने पिता को मार करके अपनी माता से शादी कर लेता है, और शादी करता है तो उसकी पत्नी से 3 बच्चे होते हैं। तो वो थोड़ा सा इसके बाद अवेयरनेस के अंदर आता है। एट लास्ट ही कम्स टू नो, और उसको अंतिम में जानकारी होती है कि हमने बहुत बड़ी भूल की है। ही ब्लाइंड्स एंड एग्जाइल्स हिमसेल्फ फॉर हैविंग डन सो, मतलब इस कार्य के लिए उसको बहुत पछतावा होता है, और वो क्या हो जाता है, मतलब वो देश से अपने उस स्टेट से निकल जाता है। और क्या होता है लास्ट में, ब्लाइंड मतलब कि अंधा हो जाता है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ ए पैथेटिक हृदय स्पर्शी, मतलब उसका जो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है, मतलब कि उस नाटक के लास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो पैथेटिक है, हृदय स्पर्शी है। इसी में ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो पार्ट है वो दिखाई पड़ता है। मतलब कि ग्रीक ऑफ एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में वो जो क्या कहते हैं नाटक है ओडिपस
और टेरांस नाम का जो नाटक है उसमें जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो राजा है वो अपने पिता को मार करके अपनी माता से ही शादी कर लेता है, और वो उसका नाम था जोकास्ता, जिससे वो शादी करता है। उसके 3 बच्चे होते हैं। अंत में वो रियलाइजेशन उसको आभास होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो जो लास्ट नाटक का जो लास्ट पार्ट है उसमें कंसिस्ट ऑफ पैथेटिक, मतलब कि वही वहाँ उसमें जो दुखांत है, वो ट्रेजेडी जो है वो लास्ट में है, उसमें हृदय स्पर्शी अंश, मतलब कि नाटक का जो लास्ट वाला अंश है वो पैथेटिक है, हृदय स्पर्शी है। इसी में ड्रामेटिक मोनोलॉग को देखा जाता है। मतलब कि यहाँ पर जो कथन किया जाता है वो ओनली वन स्पीकर इज स्पीकिंग ऑल द थीम ऑफ द स्टोरी, मतलब ये देखा। अब इसके बाद हम पहुँचते हैं कि इंग्लैंड ड्रामेटिक मोनोलॉग। इंग्लैंड में ड्रामेटिक मोनोलॉग कब आया? मतलब पहले कॉन्सेप्ट में एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी, मतलब कि पहला जो कॉन्सेप्ट था ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो कहाँ से शुरू होता है? एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी। It comes in the first time in ancient by the drama of Oedipus Terence was written by Sophocles। Sophocles एक महान नाटककार है, वो यूनान का महान नाटककार है। उसने पहला कॉन्सेप्ट ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो पहला कॉन्सेप्ट था उसने अपने नाटक में, जिस नाटक का नाम था ओडिपस टेरांस, उसने अपने नाटक में लास्ट का जो अंश होता है और नाटक का चौथा पार्ट जो होता है उसी में कंसिस्ट ऑफ पैथेटिक, हृदय स्पर्शी जो थोड़ा सा दृष्टांत था, उसी में ड्रामेटिक मोनोलॉग को देखा जाता है। तो इस प्रकार से जो पहला कॉन्सेप्ट है ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो कहाँ देखा गया? एंशिएंट ग्रीक ट्रेजेडी में, मतलब कि प्राचीन यूनान त्रासदी। त्रासदी क्या मतलब? सोफोकल्स ने जिस नाटक को लिखा। इस प्रकार से दूसरा कॉन्सेप्ट है इन इंग्लैंड, ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लैंड। ड्रामेटिक मोनोलॉग को इंग्लैंड में कहाँ देखा जाता है? ड्रामेटिक मोनोलॉग इन इंग्लैंड, जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग इंग्लैंड में कब अपीयर हुआ, मतलब ये कब जो है प्रकाश में आया। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इट अपीयर्ड ड्यूरिंग द रिनेसेंस पीरियड। ये रिनेसेंस पीरियड में ये जो है दिखाई पड़ता है और उसकी टाइमिंग है 1575 से 1625 ईस्वी। इट अपीयर्ड इन एलिजाबेथन ड्रामा, और ये एलिजाबेथन ड्रामा मतलब एलिजाबेथन के एज में ये कब अपीयर हुआ? पर्टिकुलरली इन ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर हैमलेट, मतलब विलियम शेक्सपियर का हैमलेट नाम का जो वो क्या कहते हैं ड्रामा था उसमें ये दिखाई पड़ता है। मतलब कि ड्रामेटिक मोनोलॉग इंग्लैंड में कब आया? इंग्लैंड में कब आया? ड्यूरिंग रेनेसेंस पीरियड। रेनेसेंस पीरियड में ये 1575 से 1626 ईस्वी में दिखाई पड़ा, मतलब उसका कॉन्सेप्ट उस समय आया। ये 1575 और 1626 वही विलियम शेक्सपियर का जो वो है। तो उसमें ये दिखाया गया कि एलिजाबेथन ड्रामा में, मतलब कि जो हैमलेट का मतलब विलियम शेक्सपियर का जो ड्रामा है हैमलेट, उसमें ये दिखाई पड़ता है। हैमलेट की थीम क्या है? सोलिलॉक्यू बिगिनिंग विथ टू बी और नॉट टू बी। वो उसमें एक शुरू से मतलब कि ये क्या कहते हैं कि उसकी जो ड्रामा का जो कथन है उसमें टू बी और नॉट टू बी थर्ड पार्ट है। उसमें क्या बताया जाता है? हैमलेट नाम का जो राजा है, हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल किंग क्लाउडस। मतलब कि जो हैमलेट नाम का राजा था, ठीक है, हैमलेट नाम का राजा जो था तो वो जो है हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल किंग क्लाउडस, ही इज ब्रदर ऑफ किंग हैमलेट। ये जो क्लाउडस था ये हैमलेट का भाई था। उसमें ये दिखाया गया है कि हैमलेट के भाई से उसकी जो माँ है, मतलब कि वो जो क्वीन है, हैमलेट की मदर जो है, हैमलेट की जो मदर है उसकी जो क्या कहते हैं कि माँ है, वो उसके भाई मतलब कि राजा हैमलेट जो किंग था उसके भाई क्लाउडस से शादी कर लेती है। हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल क्लाउडस, मतलब वो क्लाउडस से शादी कर लेती है। ही इज क्वीन ऑफ डेनमार्क, जो डेनमार्क की राजकुमारी थी। एंड किंग हैमलेट्स विडो, और राजा जो हैमलेट थी उसकी वो विधवा है। नाउ मैरिड टू क्लाउडस, उसमें जो थीम है वो उसमें दिखाया जाता है कि नाउ मैरिड टू क्लाउडस, अब वो क्लाउडस से शादी कर लेती है। ये यहाँ पर जो अंतिम तीसरा जो थीम है, तीसरा जो उसका नाटक का जो क्या कहते हैं वो स्टोरी है, उसमें ड्रामेटिक मोनोलॉग है। मतलब कि ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की जो कहानी है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का जो पदार्पण है, वो इंग्लैंड में हैमलेट नाम का जो ड्रामा जिसको विलियम शेक्सपियर ने लिखा है, उसमें लास्ट मतलब टू बी आर नॉट टू बी, उसकी कुछ पंक्तियाँ आपको बता रहा हूँ।
उसी में उसको दर्शाया जाता है। और उसमें ट्रेजेडी क्या थी? ट्रेजेडी यही थी कि हिज मदर हैज मैरिड हिज अंकल किंग क्लाउडस, मतलब कि वो क्लाउडस से शादी कर लेती है। वो हैमलेट की जो पत्नी है, वो हैमलेट की जो विधवा है, वो अपने मतलब कि अपने पति के भाई से शादी कर लेती है। और वो मतलब इस प्रकार से वो गर्ट्रूड जो नाम की महिला राजकुमारी है, वो उसकी माँ है, हैमलेट की माँ है, उससे वो शादी कर लेती है। शादी करने के बाद उसी में जो उसका दृष्टांत है, उसका जो सारांश है, वो ड्रामेटिक मोनोलॉग से क्या कहते हैं भरा हुआ ड्रामेटिक मोनोलॉग की कथा वस्तु उसमें मिलती है। अब हम पहुंचते हैं इसके बाद विक्टोरियन एज में। विक्टोरियन एज में ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का कॉन्सेप्ट कहाँ से देखा गया, कैसे देखा गया, इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग विक्टोरियन एज में, विक्टोरियन एज का जब नाम आता है, विक्टोरियन एज के जब समय आता है, तो उसमें द ग्रेट राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग वाज ओनली रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग ने जो कविताएं लिखी, जैसा कि आप जानते हैं लॉस्ट डचेस आपके पाठ्यक्रम में भी है, ये लॉस्ट डचेस नाम की जो कविता है, उसमें टोटली रॉबर्ट ब्राउनिंग ने ड्रामेटिक मोनोलॉग के व्यू में ही, ड्रामेटिक मोनोलॉग के विचारों से ही इस कविता को संकलित किया है। मतलब कि माई लॉस्ट डचेस में, जैसा कि इसकी थीम के बारे में, इसके कथा वस्तु के बारे में, इस क्या कहते हैं कि पोएम के बारे में आपको पढ़े हैं और मैं बता चुका हूं। आप थोड़ा सा फिर हम आपको रिवर्स करते हैं, बताना चाहते हैं। जो माई लॉस्ट डचेस है, इसमें ओनली वन स्पीकर इज स्पीकिंग ऑल द स्टोरी ऑफ द पोएम, लिसेनर इज सिटिंग बिसाइड हिम। मतलब कि ऐसी विषय वस्तु, ऐसा उसमें आभास होता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर को नॉट द पोएट, मतलब कि कवि नहीं कहा जा सकता, जो स्पीकर होता है वही पूरे कथन को कह रहा है। लिसेनर जो है वो आता है, उसके पास बैठा रहता है सुनने वाला, बट ही डज नॉट डिस्टर्ब। मतलब वो एक तस्वीर है, एक क्या कहते हैं पोर्ट्रेट है, उस पोर्ट्रेट को वो दिखाता है, पोर्ट्रेट को दिखाता है और उसको ये बताता किसको किसने बनाया है। पोर्ट्रेट को दिखाते हुए वो संकेत करके वो बताता रहता है। स्पीकर जो है एक पोर्ट्रेट को दिखाता है और बताता है कि ये हमारी लास्ट, ये हमारी अंतिम पत्नी थी। वो इस प्रकार से पूरी कथा को, पूरी जितनी कथा थी उसके जो क्या कहते गुण हैं, अवगुण है, सारी चीज़ें जो है उसको इस लिसेनर को समझाता है। तो इस प्रकार से माई लास्ट डचेस जो है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग राइटर, जो ड्रामेटिक मोनोलॉग की महानता जिसको मिलती है उसमें है रॉबर्ट ब्राउनिंग। इस प्रकार से मैं जो है आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग का वो जो है क्या कहते हैं उसकी स्टोरी, ड्रामेटिक मोनोलॉग का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट, नेचर, अपीयरेंस, इन विच एजेज इन इंग्लैंड, इन ग्रीक, इन एलिजाबेथन एज, मैंने आपको सब थोड़ा सा समरी के रूप में मैंने बताया। तो आपको ये वीडियो जो है मैं ड्रामेटिक मोनोलॉग के रूप में आपको भेज रहा हूँ। आप इसको लाइक करना, लाइक करें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। In the last concept, I have to discuss on the last forms of the poetry, allegory, प्रतीक गीत के बारे में। मैं लास्ट मतलब ये फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, मतलब जो कविता, जो पद्य का जो स्वरूप है, पद्य का जो रूप है, उसका जो प्रकार है, उसके लास्ट स्टेज पर उसका लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एलेगरी है, प्रतीक गीत। तो हम आपको प्रतीक गीत के बारे में चर्चा करेंगे। प्रतीक गीत को आपको बताने जा रहे हैं कि एलेगरी क्या होती है। In the general concept, allegory is a piece of literary work। ये साहित्य मतलब साहित्यिक कार्य, अंग्रेजी साहित्य का यह भी एक कार्य है, अंग्रेजी साहित्य का यह भी एक अंश है, यह भी एक अंग है। Which indirectly conveys to some story or narrates some events, जो conveys to some story, जो कुछ घटनाओं को प्रेरित करती है, जो अप्रत्यक्ष रूप से। एलेगरी एक ऐसा लिटरेरी वर्क है जो कुछ घटनाओं को या कुछ कथन को या कुछ क्या कहते हैं कि कथा, स्टोरी को, कहानी को प्रेरित करती है। तो आप थोड़ा सा एकदम सरल शब्दों में आप जानें कि एलेगरी इज ए पीस ऑफ लिटरेरी वर्क विच इनडायरेक्टली, जो अप्रत्यक्ष रूप से, कन्वेज माने प्रदर्शित करती है, कन्वेज माने प्रदर्शित करती है, टू सम स्टोरी, कुछ कहानी को, आर नरेट सम इवेंट्स, या कुछ घटनाओं को वर्णन करते हुए प्रेरित करती है, या कुछ घटनाओं को
घटनाओं का वर्णन करती है, घटनाओं को वर्णन करने के लिए प्रेरित करती है, उसी को एलेगरी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम एलेगरी के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिए। एलेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। फर्स्ट लाइन, इन द फर्स्ट concept, allegory is a piece of literary work which indirectly conveys to some story or narrates some event. It is a kind of extended metaphor, मतलब रूपक को ये थोड़ा सा बढ़ावा देती है, मतलब कि जिन घटनाओं का वर्णन करती है उसमें मतलब कि सजीवता, मतलब कि उसको जो है सजीव करके प्रदर्शित करना चाहती है, सजीव करके उसको दिखाती है, मतलब कि मेटाफर को एक्सटेंड करती है, मेटाफर को बढ़ाती है, मेटाफर को बढ़ावा देती है। कहने का मतलब ये है कि एलेगरी डज नॉट इंट्रोड्यूस द रियल कैरेक्टर, मतलब जो प्रतीक गीत होती है, जो प्रतीक पोएट्री होती है, वो क्या है, डज नॉट इंट्रोड्यूस द रियल कैरेक्टर, वास्तविक चरित्र को, वास्तविक पात्र को वो इंट्रोड्यूस नहीं करती है। इट इज प्रेजेंटेड इन अदर फॉर्म्स, मतलब उसी को दूसरे रूपों में प्रस्तुत करती है, मतलब वो रियल घटना, मतलब कि रियल चीज़ों को प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि उसी को दूसरे रूप में प्रस्तुत करती है। द राइटर डिस्क्राइब्स सम पैरल इंसिडेंट्स, मतलब कि जो कवि है वो समानांतर घटनाओं को, उनके स्वरूपों को एंड कहानी की पूरी घटना को वर्णित करता है, उसमें वर्णन दिखाता है। मतलब कि द राइटर डिस्क्राइब, मतलब कि कवि जो है वर्णन करता है, सम पैरेलल इंसिडेंट्स, मतलब कि ठीक उसी प्रकार की समानांतर घटनाओं को, समानांतर दृश्यों को प्रदर्शित करता है, मतलब कि वो रियल कैरेक्टर को नहीं प्रस्तुत करता है, बल्कि किसको, उसी प्रकार की समानांतर घटनाओं को प्रस्तुत करता है। जैसा कि आपको एक दृष्टांत बताया जाएगा कि प्लेटो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज फर्स्ट फिलोसोफर हु मेड यूज ऑफ एलेगरी, मतलब कि एलेगरी का जो पहला कॉन्सेप्ट आया उसका श्रेय जो है प्लेटो को जाता है। प्लेटो को जो है एक एलेगरी, प्रतीक गीत को लिखने वाले के रूप, प्रतीक गीत लिखने वाले दार्शनिक के रूप में जाना गया। Dear students, I mean to say that Plato was recognized as first philosopher, मतलब कि प्लेटो को पहला दार्शनिक पहचाना गया, who made use of allegory, जिसने अपने दार्शनिक वर्णन में वो एलेगरी का प्रयोग किया, मतलब प्रतीक गीत, मतलब कि ये एलेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किसके द्वारा जो है पहचाना गया, उसका श्रेय किसको जाता है, वो प्लेटो को जाता है। मतलब कि प्लेटो वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ए फर्स्ट फिलोसोफर हु मेड यूज ऑफ एलेगरी, मतलब वो प्लेटो को दार्शनिक के रूप में, वो बहुत बड़ा दार्शनिक था, वो दार्शनिक था, उसने पहला कॉन्सेप्ट, पहला यूज जो है वो एलेगरी का उसने किया था। हिज एलेगरी ऑफ द केव बुक, उसकी एक बुक का नाम है केव सेवेंथ, मतलब केव सेवेंथ में इन द रिपब्लिक, मतलब कि जो एक लोगों के, मतलब कि रिपब्लिक माने लोगों के लिए, लोगों के ऊपर लिखी गई थी, वो केव बुक नाम की है, केव बुक एक उसकी किताब थी, उसमें वो रिपब्लिक यूज, उसका रिपब्लिक जो पब्लिकली यूज था, उसको लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको अच्छा श्रेय दिया, मतलब उसको बहुत अच्छा बताया, नाइस मीन्स यहाँ पर अच्छा बताया, उसकी जो विषय वस्तु थी, उसका जो थीम था, वो लोगों द्वारा सराहा गया, लोगों द्वारा उसकी प्रशंसा की गई। एलेगरी इज एज ओल्ड द डॉन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, मतलब कि एलेगरी इस प्रकार से, एलेगरी का जो कॉन्सेप्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलेगरी हैज बीन वेरी ओल्ड, द कॉन्सेप्ट ऑफ एलेगरी हैज बीन ओल्ड, मतलब कि एलेगरी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना हो चुका है। डॉन ऑफ नॉलेज एंड लर्निंग, जैसे उसमें अगर उसके कॉन्सेप्ट, उसके बारे में अगर चर्चा करते हैं हम, तो जैसे ज्ञान में एक नया सवेरा होता है, इस प्रकार से हमको आभास होता है। इन एंशिएंट डेज इट वाज यूज्ड टू कन्वे सम रिलीजियस ट्रूथ एंड मॉरल, मतलब कि नैतिक विचारों और धार्मिक सत्यता को कन्वेज करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए इसका एंशिएंट, प्राचीन दिनों में, प्राचीन कालों में इसका प्रयोग टू कन्वे सम रिलीजियस ट्रूथ, मतलब कुछ धार्मिक अनुष्ठानों को, धार्मिक अनुष्ठानों की सच्ची घटना को और नैतिक घटना को प्रेरित करने के लिए इसका
प्राचीन दिनों में, प्राचीन काल में इसका प्रयोग किया गया। तो हम इस प्रकार से एलेग्री का, अब उसका हम थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि एलेग्री जो है किस प्रकार से मतलब कि उसका उदाहरण दे करके हम आपको ये बताना चाहते हैं कि एलेग्री का कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे मिला। जैसा कि आपको ये बताया गया कि एलेग्री का जो प्राचीन दिनों, प्राचीन काल में जिसका प्रयोग होता था उसके बारे में आपको बताया गया। उसका एक एग्जाम्पल आता है ओल्ड टेस्टामेंट का, पुराने वसीयत या पुराने विधान का। मतलब कि जो ओल्ड टेस्टामेंट में ये पाया जाता है कि एलेग्री का प्रयोग किस लिए किया गया, एलेग्री की जो विधा थी वो किस लिए थी। तो उसमें ओल्ड टेस्टामेंट में इट इज़ फाउंड दैट, ये पाया गया कि सम इंसिडेंट्स आर नरेटेड, कुछ घटनाओं का उसमें वर्णन रहता था। मतलब ये देखा गया कि कुछ घटनाओं का पुरानी विधा में, पुरानी वसीयत में हमने ये देखा, मतलब ये क्या कहते हैं कि अध्ययन करने से ये पता चला कि उसमें कुछ घटनाओं का वर्णन रहता है। मतलब उसी घटनाओं को क्या कहते हैं प्रतीक गीत के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब जब हम न्यू टेस्टामेंट, नए विधान की बात करते हैं कि नए विधान में उसको किस प्रकार से देखा गया, एलेग्री किस प्रकार से प्रस्तुत की गई, तो उसमें ये देखा गया कि इट रेफर्स टू द स्टोरी ऑफ जोना। मतलब 8वीं शताब्दी की एक घटना है जिसमें जोनाह नाम का एक राजा था। मतलब वो, उसको राजा का दर्जा प्राप्त था, वो राजा था भी। वो देखा गया कि राजा जो था 8वीं शताब्दी का, उसके जो राजा की ख्यात थी उसको, मतलब कि वो सुप्रीम पावर थी, मतलब उसको ब्यूरियल ऑफ क्रिस्ट एंड स्टमक, उसको राजाओं का राजा कहा जाता था। जो जोनाह था उसको राजाओं का राजा कहा जाता है। तो जोनाह के जीवन के काल की जो भी घटनाएं थी, मतलब उसके पहले तो कुछ कहानी को ऐसे, मतलब कि सामान्य कहानी को लेकर के ओल्ड टेस्टामेंट में सामान्य कहानी के ऊपर एलेग्री प्रतीक गीत लिखी जाती थी। उसमें सामान्य कहानी की घटना जो है वर्णित की जाती थी। लेकिन न्यू टेस्टामेंट में ये देखा गया कि 8वीं शताब्दी का एक राजा था जिसका नाम था जोनाह। तो जोनाह को राजाओं का राजा कहा जाता है। तो उसकी जो क्या कहते हैं द होल एज हिज टम्ब, मतलब वो जो एलेग्री थी, मतलब कि प्रतीक गीत जो लिखी गई उसकी समाधि पर ही लिखी गई। मतलब वो आकर के किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर लिखी जाने लगी। उसके पहले ऐसी घटना नहीं थी, ऐसी विधा नहीं थी। उसमें कुछ छोटी मोटी घटनाओं को वर्णित करके, छोटी मोटी घटनाओं के ऊपर वो गीत लिख करके एलेग्री को जो है वो माना गया। मतलब एलेग्री का जो है कॉन्सेप्ट आया। जब न्यू टेस्टामेंट की बात करते हैं, इन द न्यू टेस्टामेंट we find that it refers to the story of जोनाह। मतलब जोनाह नाम का राजा, जो राजाओं का राजा उसको कहा जाता था, उसकी समाज के ऊपर सारी घटना लिखी गई। इन द मेडिवल एज, अब हम आते हैं मेडिवल एज में, मध्यकालीन जो समय रहा है उसमें ये क्या एलेग्री की दशा क्या हुई, मतलब प्रतीक गीत थी, इसको किस प्रकार से देखा गया, इसकी क्या स्थिति रही, हम उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो जब हम इन द मीडिवल एज में हम इसको देखते हैं तो पिक्टोरियल एलेग्रीज आर यूज, चित्रात्मक प्रतीक गीतों का उस समय वर्णन मिलता है। चित्रात्मक गीत क्या होते हैं, मतलब चित्रात्मक गीत वो होता है कि किसी भी चित्र को सचित्र उसकी घटनाओं का वर्णन किया जाता है। चित्र को देख करके ऐसा वर्णन किया जाए कि जैसे वो सचित्र सारी चीज़ें उसी में बोलती हों। सम ऑफ द फाइनेस्ट एंड मोस्ट एलेग्रीज, कुछ एलेग्रीज के नाम आते हैं, मतलब कुछ एलेग्री के नाम आते हैं उस समय के, मैं उसको थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से एलेग्री के जो मतलब कि अंतिम और सबसे अच्छे जो उदाहरण हैं देखने को मिलते हैं, मतलब वो जो कृतियाँ हैं जिसको कुछ राइटर्स ने संकलित किया है वो इस प्रकार से हैं। बनियान का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, ये एक पोयम है। पिलग्रिम्स पोयम मतलब इसमें जो है तीर्थयात्रियों के प्रोग्रेस, मतलब उसकी उन्नति, उसके डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने वर्णन किया है। तो इस प्रकार से पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की जो कविता है उसमें ये बनियान महोदय ने मतलब कि प्रतीक गीत, मतलब कि इस प्रकार की घटनाओं का वर्णन किया है जो एक प्रतीकात्मक, मतलब एक प्रतीक गीत के रूप में दिखाई जाती है। और उसके दूसरे क्रम में हम आते हैं तो जॉर्ज ऑरवेल का एनिमल फार्म, ये स्टोरी एक प्रकार की कहानी है। ये पशु, इसको कहते हैं पशु बाड़ा।
या पशुओं के रहने का जो स्थान है, पशु फार्म कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं पशु फार्म। पशु फार्म, तो ये पशु फार्म का जो वर्णन है, इसमें भी जो पात्र हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, उसको जो है जॉर्ज ऑरवेल ने इतना सटीक उन लोगों का वर्णन किया है। मतलब इसमें एक क्या कहते हैं कि जो वो मेजर है और जो उसमें और जो पशु हैं उनको कलेक्ट करके, उनको जो है असेंबल करके उनको किस प्रकार से उपदेश देता है। तो इस प्रकार से वो घटना, मतलब कि वो जो एनिमल फार्म की जो पूरी स्टोरी है वो ऐसी लगती है कि पूरा सजीव चित्रण उसका किया जा रहा है, उसका सजीव चित्रण उसमें मिलता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं व्हाट व्हाइट मैन का कैप्टन माई कैप्टन। कैप्टन माई कैप्टन नाम की जो कविता है उसमें भी व्हाइट मैन ने इस कप्तान के बारे में, जो कप्तान जिसको वो अपना कप्तान कहता है, उस कप्तान के पूरे दृष्टांत का, मतलब उस कप्तान के पूरे मतलब पूरी स्टोरी, जो उस कप्तान की पूरी स्टोरी होती है ट्रेजिडी, उसको पूरा एकदम सजीव चित्रित करता है, सजीव चित्रण उसमें मिलता है। इसलिए कैप्टन माई कैप्टन भी एक एलेग्री है, एनिमल फार्म भी एलेग्री है और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस भी एलेग्री है। इस प्रकार से दीज आर द एलेग्रीज पोएम्स, मतलब ये जो कविताएं हैं इनको जो जैसा कि आपको अभी बताया गया कि क्या कहते हैं, प्लेटो ने इसका जो है प्रथमतया वर्णन किया था अपने दर्शन में। मतलब वो बहुत बड़ा दार्शनिक था, उसने अपने जीवन का जो दृष्टांत या उसने अपने जीवन में जो भी दार्शनिक स्वरूपों की विवेचना की, दार्शनिक रूपों का जो भी व्याख्यान किया है, प्रथमतया उसको देखा जाता है। इसके बाद एग्जाम्पल के रूप में ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट की बात की जाती है। जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में ये बताया गया कि पुरानी घटनाओं को संकलित किया जाता है, मतलब पुरानी घटनाओं को जो है सचित्र वर्णन किया जाता है। और इस प्रकार से न्यू टेस्टामेंट में ये देखा गया, न्यू टेस्टामेंट में ये देखा गया कि जो क्या कहते हैं स्टोरी थी, जोनाह की जो स्टोरी है, जोनाह नाम का जो किंग है, वो जोनाह नाम का जो किंग है वो 8वीं सेंचुरी का है। 8वीं सेंचुरी का जोनाह नाम का जो किंग है वो राजाओं का राजा कहा जाता है। उसकी उसकी जो समाधि है, उसकी जो समाधि है, उसके समाधि के ऊपर इस प्रतीक गीत का वर्णन मिलता है। मतलब उसकी जो समाधि है, जोनाह नाम का जो राजा है 8वीं शताब्दी का, उसके समाधि पर सारी घटना, उसके समाधि पर प्रतीक गीत लिखी गई है, जिसमें ये देखा जाता है कि न्यू टेस्टामेंट में जोनाह नाम का जो राजा है उस पर, उसके जीवन की लीला पर, उसके जीवन की घटनाओं पर अंतिम में मतलब कि जो समाधि, मतलब वो जो दफनाया जाता है उस पर जो है एलेग्री लिखा जाता है। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री, और मैंने आपको जो पोएट्री के रूप हैं, उसकी जो प्रकार हैं, उस पर मैंने जो है आपको बताया। और इस प्रकार से हम चाहेंगे कि जो मेजर पॉइंट्स हैं, मतलब जो मुख्य बिंदु है, चीफ पॉइंट जो होते हैं, उसको आप नोट करेंगे। और नोट करने के बाद एलेग्री के बारे में, मतलब आप वहाँ से लेकर के क्या कहते हैं, सोनेट से लेकर के एलेग्री तक मैंने आपको पूरा समझा दिया, और आप इस प्रकार से इसको नोट करेंगे। और मैं इसके बाद जो है ये समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Dear students, in further, after finishing the forms of poetry, I am going to discuss on the poem True Love. English poetry. First paper. जैसा कि आपने खालसा पोएट्री में पद्य के स्वरूप, पद्य के प्रकार को आपने जाना, उसी के संदर्भ में मैं विलियम शेक्सपियर, जैसा कि उसमें आपने सोनेट को बताया गया, तो सोनेट का एक ज्वलंत उदाहरण, सोनेट को अच्छे ढंग से डिस्कस किया गया है। तो ट्रू लव, सच्चा प्रेम, इट इज कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर. William Shakespeare was born in 1564 and died in 1660. This poem was addressed by William Shakespeare to his beloved named Dark Lady. यह जो
सच्चा प्रेम नाम की जो कविता है, इसको विलियम शेक्सपियर ने अपनी प्रेमिका डार्क लेडी के संदर्भ में, डार्क लेडी को प्रस्तुत करते हुए डार्क लेडी के संदर्भ में इसने लिखा है। तो कविता की व्याख्या करने से पहले मैं थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाकर के उसको थोड़ा सा संक्षिप्त में हम जानना चाहेंगे, हम आपको बताना चाहेंगे। तो यह जो ट्रू लव नाम की सोनेट है, इट वाज composed by William Shakespeare in the first time when the concept of true love has come into the mind of dark lady. Firstly, the proposal of the love or the proposal of love was sent by William Shakespeare with a पिंक लेटर विथ ए लेटर टू डार्क लेडी। ये कहा जाता है कि प्रथमतया जब विलियम शेक्सपियर ने इसका कॉन्सेप्ट, सच्चे प्रेम का कॉन्सेप्ट नाम की कविता, इसका जो कॉन्सेप्ट आया विलियम शेक्सपियर के दिमाग में, तो उसने ये कहाँ से कहानी शुरू होती है, मतलब ये प्रेम, सच्चा प्रेम नाम की जो कविता है ये कहाँ से शुरू होती है। तो सच्चा प्रेम नाम की कविता का जो प्रथम कॉन्सेप्ट आया जब विलियम शेक्सपियर ने डार्क लेडी से प्रेम करते हुए उसने एक प्रेम पत्र विलियम हर्बर्ट, जो एक बहुत ही शानदार, जो एक बहुत ही अच्छा युवक था, विलियम शेक्सपियर का मित्र था। ही वाज आल्सो द फ्रेंड ऑफ विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर सेंट ए लेटर विथ लव टू डार्क लेडी व्हेन dark lady found this letter which was sent by William Shakespeare in loving on behalf of dark lady and William Shakespeare. It was brought by William Herbert, who was his friend. When she found this letter and studied this letter, she found that this letter was only artificial. It was not full of deeply love. तो डार्क लेडी ये पाती है कि जो पत्र, जो प्रस्ताव विलियम हर्बर्ट द्वारा विलियम शेक्सपियर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को डार्क लेडी के पास लाया जाता है, तो जो डार्क लेडी थी वो बनावटी प्रेमों में, आर्टिफिशियल लव में विश्वास नहीं करती थी। इसलिए जब उसने उस प्रेम भरे पत्र को या उस पत्र को जब उसने खोला, उसने ये देखा कि इसमें तो इट इज ओनली मेंशन्ड विद द फीलिंग ऑफ थॉट ऑफ विलियम शेक्सपियर। मतलब विलियम शेक्सपियर की केवल भावनाएं उसमें निहित हैं। देयर इज नो ट्रू लव, उसमें सच्चा प्रेम नाम का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज ओनली एब्सेंट, वो तो है ही नहीं। तो डार्क लेडी ने विलियम हर्बर्ट के माध्यम से, विलियम हर्बर्ट जो एक सुंदर नवयुवक था, विलियम शेक्सपियर का मित्र था, जबकि उसका थोड़ा सा आसक्त, उसका जो लगाव था वो विलियम हर्बर्ट की तरफ था, अर्थात विलियम हर्बर्ट के विचारों में, उसके मन में भी उसके प्रति प्रेम था। तो विलियम हर्बर्ट जब उस पत्र को ले जाता है तो डार्क लेडी उसको डिनाई कर देती है। एट दैट प्रेजेंट टाइम व्हेन शी गॉट द लेटर ऑफ विलियम शेक्सपियर, जब विलियम शेक्सपियर के पत्र को वह पाई जो विलियम हर्बर्ट ले गया था, तो उसने तुरंत इनकार कर दिया। क्या कहा उसने? She told that it is not true love, it is not real love, it is an artificial love, it is only letter which is full of feeling of William Shakespeare। ये तो विलियम शेक्सपियर की भावनाओं से भरा हुआ है। There is no true love। तो वो कहती है कि नहीं, ये सच्चा प्रेम नहीं है। तब जब उसने इनकार किया, डार्क लेडी ने इनकार किया उस प्रेम पत्र के माध्यम से जो संदेश भेजा गया था, तो उसी समय उसने जो 154 जो सानेट लिखे हैं, उसी सानेट में 116वां जो सानेट था, उस सानेट को लिखते हुए विलियम शेक्सपियर ने सच्चे प्रेम का सारा वर्णन अपने 116वें सानेट में विलियम शेक्सपियर ने सच्चा प्रेम, मतलब कि प्रेम क्या होता है, सच्चा प्रेम क्या होता है, उसका सारा वर्णन 116वें सानेट में उसने कर डाला। अर्थात इसकी प्रेरणा विलियम शेक्सपियर ने जब अपना प्रस्ताव, अपने प्रेम का प्रस्ताव डार्क लेडी के पास भेजा था, डार्क लेडी ने उस प्रेम प्रस्ताव को यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह इस प्रकार का प्रेम करना नहीं चाहती है। वो सच्चा, मतलब कि जो सच्चा प्रेम है उस प्रकार की भावनाओं से भरा हुआ अगर पत्र होता तो वो सच्चा प्रेम करती।
तो जब उसने रिफ्यूज किया, डार्क लेडी ने उस पत्र को रिफ्यूज किया, डिनाई किया, जब उसने इनकार किया, तो विलियम शेक्सपियर ने अपने 154 सॉनेट के बीच 116वां सॉनेट जो था वहाँ से ट्रू लव की जो थीम थी, सच्चे प्रेम की जो थीम थी, उसको उसने लिखा। अर्थात ट्रू लव का जो कॉन्सेप्ट है विलियम शेक्सपियर के 154वें सॉनेट में से 116वां सॉनेट जो है ट्रू लव से संकलित है, अर्थात ट्रू लव से उसके थीम को ब्राट किया गया, लाया गया है। इस प्रकार से जो ये सच्चा प्रेम है विलियम शेक्सपियर ने 116वें सॉनेट में इसको संकलित किया है। तो जब डार्क लेडी इस बात का उसके उस प्रपोजल को, उस प्रस्ताव को इनकार करती है, तो विलियम शेक्सपियर तभी लिखता है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, मतलब मुझे सच्चा प्रेम करने दो, मतलब दो प्रेमियों के बीच में जो सच्चे प्रेम की भावना है उसको मुझे प्रेम करने दो। इस प्रकार से ट्रू लव की जो क्या कहते हैं थीम है इसको मैं अगले स्टोरी में, अगले कहानी में आपको बताऊंगा।